Bismillahirrahmanirrahim. Activation energy. Activation energy is a minimum amount of energy required to start an enzymatic reaction. मतलब किसी भी enzymatic reaction को start करने के लिए जो minimum amount of energy require होती है उसको हम activation energy कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि oxidation of a paper is a spontaneous reaction, but even if we have oxygen in atmosphere, paper does not burn by itself just because it has an energy barrier which may be crossed, lighting it with a matchstick that provides activation energy। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि जो पेपर की ऑक्सीडेशन है, मतलब पेपर को हम जलाते हैं ना, तो उसमें जो रिएक्शन है वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है कि वो एक तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब उनमें क्या होती है कि सिस्टम से हीट रिलीज़ होती है। दूसरा है कि इंट्रोपी बोलते हैं रैंडमनेस, जो मॉलिक्यूल्स इसमें ना वो रैंडमनेस इनमें, क्योंकि एक तो एक्सोथर्मिक है तो इनमें इंट्रोपी इनकी ज़्यादा होती है। इंथैल्पी कहते हैं हम हीट को। अभी क्योंकि इनमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो एक्सोथर्मिक में क्या होती है, एक्सोमिन आउटसाइड, तो इनमें से हीट रिलीज़ होती है आउटसाइड, तो इनकी हीट या इनकी इंथैल्पी कम होती है। तो ये कह रहा था कि ऑक्सीडेशन ऑफ पेपर, इसीलिए हमारे यहाँ अगर हम देखें तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन काफ़ी मतलब ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद फिर भी ऑटोमेटिकली इनकी जो बर्निंग है पेपर क्यों नहीं होती। वो क्यों नहीं होती, क्योंकि असल में वहाँ पे एक एनर्जी बैरियर होती है। जब वो एनर्जी बैरियर क्रॉस होगा उसके बाद ही हमारे पास जो पेपर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसकी बर्निंग। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी उस टाइम हम क्रॉस कर सकते हैं जब हम इसको एक मैच स्टिक से थोड़ा सा मतलब इनको लाइट करते आग लगाते, तो फिर क्या होती है कि एक्टिवेशन एनर्जी की जो बैरियर वो मतलब क्रॉस हो जाती है और ये बर्न हो जाती है। मतलब ये है कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो पेपर को जलाने के लिए हमें थोड़ा सा एनर्जी मतलब बैरियर्स को क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ता है कि मैच स्टिक से उसको लाइट करना पड़ता है। तो ये कंसेप्ट है थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउ इंजाइम्स डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, की इंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड्स टू इंजाइम्स एक्टिव साइट, एनर्जी जो बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज़ रिलीज्ड एंड इट इज़ ट्रांसफर टू सबस्ट्रेट लीडिंग टू लोअर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। इंजाइम की हमारे पास एक पॉकेट होती है जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। जब इस एक्टिव साइट के साथ जो हमारे पास सबस्ट्रेट वो बाइंड होता है तो यहाँ पे एक बाइंडिंग एनर्जी रिलीज़ होती है और वो ट्रांसफ़र होती है सबस्ट्रेट के साथ। तो इसके बाद इसके बाद जो एनर्जी रिएक्शन है ना उसको कंप्लीट करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। मतलब फिर हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि रिएक्शन को हम प्रोसीड कर सकें। So lowering in activation energy and speeding of reaction is explained by three effects which occur when substrate binds with enzyme, leading to formation of enzyme substrate complex and ultimately product थ्रू ट्रांजिशन स्टेज। मतलब ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी हमने कहा कि एंजाइम जब होंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं और रिएक्शन हमारे पास फास्ट होते हैं। तो ये कैसे होता है, इसको हमारे पास तीन ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि होते हैं जब हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होती है। तो ये तीन इफ़ेक्ट वहाँ पे अकर होते हैं, वही हमारे पास इनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ एंजाइम्स डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। सो फर्स्ट हमारे पास जो इफ़ेक्ट है उसको हम कहते हैं इंट्रोपी इफ़ेक्ट। ये हमारे पास रैंडमनेस भी है। देखिए हमारे पास जो रिएक्शन है वो डायरेक्ट रिलेशन में है कोलिजन के साथ, मतलब जितने भी रिएक्टेंट्स हैं रिएक्शंस के दरमियान जितने ज़्यादा कोलिजन होगी उतने ज़्यादा हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आई होगा। बट ये है कि अगर वो हमारे पास जो कोलिजन्स है वो अगर इनफेक्टिव है तो क्या करेंगे कि हमारे पास जो एनर्जी ऑफ रिएक्शन है उसको कंज्यूम करते हैं और हमारे पास जो प्रोडक्टिव फार्मेशन है वो लेस होती है, मतलब प्रोडक्ट फार्म नहीं होगी। ऐसे ही हमारे जो एनर्जी है एनर्जी ऑफ रिएक्शन की वो वेस्ट हो जाएगी। अफेक्टिव कोलिजन उसको कहते हैं जिसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ मतलब रिएक्ट करते हैं, कोलाइड कर लेते हैं और प्रोडक्टिव फार्मेशन होती है। लेकिन जो इन इफेक्टिव कोलिजन है वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है और रैंडम होती है, उनकी इंट्रोपी ज़्यादा होती है और उनकी जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर नहीं है। तो क्या होता है कि जब एंजाइम्स होंगे तो वहाँ पे जो कोलिजन्स है वो अफेक्टिव होंगे, अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो कोलिजन इनफेक्टिव होंगे। अच्छा, अभी ये हमारे पास नॉन प्रोडक्टिव कोलिजन वो होते हैं जिनमें मैंने कहा कि रैंडमनेस ज़्यादा होती है, इनमें मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिटर्न्स नहीं होती है, इसीलिए वहाँ पे रैंडमनेस ज़्यादा होती है, तो प्रोडक्टिव फार्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती।
लेकिन जब हमारे पास कोई भी एंजाइम किसी भी रिएक्शन में है, जो कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन है, वहाँ पे एंजाइम प्रिसाइजली प्लेस करती है रिएक्टेंट्स को उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कैटालिटिक साइट में। जो हमारे पास एक्टिव साइट है उसके दो साइट्स है, एक है बाइंडिंग साइट और एक है कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट और साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड हो जाता है, और जो कैटालिटिक साइट है ये बाइंडिंग के बाद एक्टिव होती है और स्टार्ट करती है कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। तो एंजाइम्स जब होंगे वो प्रॉपरली रिएक्टेंट्स को ओरिएंटेशन के साथ कैटालिटिक साइट में प्लेस करेंगे, इसके बाद अफेक्टिव कोलिजन हो जाएगी जिससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इट मीन्स जब हमारे पास प्रॉपर ओरिएंटेशन से वो प्लेस होंगे एक्टिव कैटालिटिक साइट पे, प्रॉपर वहाँ पे उनकी मतलब कोलिजन्स होंगे, अफेक्टिव कोलिजन्स होंगे, तो वहाँ पे इनकी जो एंट्रोपी है और जो रैंडमनेस है वो कम होगी और कोलिजन्स अफेक्टिव होंगे। तो इससे हमारे पास प्रोडक्ट की फार्मेशन होती है। यूजिंग सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स कैन बी फॉर्म, मतलब फिर जो हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है उस पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की फार्मेशन होती है, अफेक्टिव होगी वहाँ पे। और हर मॉलिक्यूल को सेपरेटली इंडिविजुअली एनर्जी प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है, मतलब वो सेम अमाउंट पे बहुत ज़्यादा हमारे पास ट्रांजिशन सेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और वहाँ से अल्टीमेटली प्रोडक्ट की फार्मेशन होती है। यहाँ पे अगर हम देख ले तो हमारे पास ये रिएक्टेंट्स है, ये हमारे पास नॉन इफेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे एंजाइम एक तो प्रेजेंट नहीं, दूसरी है कि ये ओरिएंटेशन की प्रॉपर नहीं, ये रैंडम है, इनकी इंट्रोपी ज़्यादा होती है। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट की फार्मेशन बहुत कम होती है, नहीं होती है, बहुत कम होती है। मतलब जब इंट्रोपी ज़्यादा होती है तो प्रोडक्ट की फार्मेशन कम होती है ड्यू टू इनफेक्टिव कोलिजन्स। लेकिन अगर हम इसमें देखें यहाँ पे भी एंजाइम्स नहीं है, लेकिन अगर ये आपके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन में होंगे तो प्रोडक्ट की फार्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम देख लें इसमें, तो इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट है, एंजाइमेटिक रिएक्शन है। तो एंजाइम क्या करता है, प्रॉपरली रिएक्टेंट्स को उनकी कैटालिटिक साइट पे प्लेस कर देता है प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ। तो फिर इसमें क्या होती है कि अफेक्टिव कोलिजन्स होंगे, जब अफेक्टिव कोलिजन्स होंगे तो वहाँ पे प्रॉपरली प्रोडक्ट की फार्मेशन होती है। तो हम कह सकते हैं कि इफ़ एंजाइम इज़ प्रेजेंट देन इट लोअर द इंट्रोपी और रैंडमनेस। इफ़ इंट्रोपी इज़ लोअर देन देयर इज़ हाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो फर्स्ट में हमने ये देखा कि जब इंट्रोपी कम होगी तो वहाँ पे जो कोलिजन्स है वो अफेक्टिव होंगे, उसमें एनर्जी हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पे हम बहुत से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे लोअर इस तरह होती है कि इंट्रोपी कम होगी, अफेक्टिव कोलिजन्स होंगे, तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये फर्स्ट हमारे पास इफेक्ट दैट इज़ entropy effect। now second one is proximity effect, इसको हम क्लोजनेस भी कहते हैं। कि हमारे पास जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम में रिएक्शंस होते हैं सही, वो हमारे पास सारे हाइड्रोफिलिक होती है, मतलब वाटर लविंग होती है। तो डेफिनेटली वो सराउंड होंगे किसी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से, मतलब वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से सराउंड होंगे। और उनके सराउंडिंग क्या होती है कि सॉल्वेशन स्फीयर्स होती है। सॉल्वेशन स्फीयर्स के अंदर ही हमारे पास गिरे हुए होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स मस्ट मूव सॉल्वेशन, मॉलिक्यूल्स मस्ट रिमूव सॉल्वेशन स्फीयर एंड मस्ट कम क्लोज टू ईच अदर। मतलब हमारे पास जो लिविंग सिस्टम्स है उनमें मोस्टली जो रिएक्टेंट्स होते हैं रिएक्शंस की वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो वहाँ पे वो सराउंडेड होते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से, और इनके सराउंडिंग क्या होती है, सॉल्वेशन स्फीयर्स होती है। लेकिन जब इनको रिएक्ट करना होता है तो क्या होता है कि इनकी जो सॉल्वेशन स्फीयर्स होते हैं ये रिमूव होने चाहिए और वो एक दूसरे के करीब आने चाहिए। तो हमारे पास जब एंजाइम्स एब्सेंट होंगे तो वहाँ पे क्या होती है कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे एक्सपेंड करती, खर्च करती, ताकि वो इन स्फीयर्स को रिमूव करे और इन मॉलिक्यूल्स को करीब लाए। लेकिन जब हमारे पास एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, तो एंजाइम्स के हमारे पास जो एक्टिव साइट है वहाँ पे ड्यू टू अमाइनो एसिड्स वहाँ पे एक लोकल माइक्रो एनवायरनमेंट होती है। तो अमाइनो एसिड्स हमारे पास डिफरेंट कर लेते हैं उस इन्वायरमेंट को। जो कैटालिटिक साइट है ना वहाँ पे अमाइनो एसिड्स की वजह से जो एटमॉस्फेयर है या जो इन्वायरमेंट हो वो चेंज होती है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग। मतलब इसमें पीएच एसिडिक
या बेसिक या हाइड्रोफोबिक भी हो सकता है। जैसे कि हमने कहा कि लिविंग बॉडीज़ में मोस्टली जो रिएक्टेंट्स है वो हाइड्रोफिलिक होंगी, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट या एसिडिक या बेसिक पीएच हो सकती है। मतलब इनका जो एंजाइम की प्रेजेंस में जो इन्वायरमेंट होता है कैटालिटिक साइट की, वो डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग। यहाँ पे जब हमारे पास रिएक्शंस या रिएक्टेंट्स आगे कंबाइन होते हैं ऐसे, तो फार्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट हो जाती है। सो फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो हमारे पास ये रिएक्टेंट्स है जो कि सॉल्यूशन स्फीयर से सराउंडेड है। तो यहाँ पे प्रोक्सिमिटी होगी, मतलब इन सॉल्यूशन स्फीयर्स को रिमूव करने के लिए रिएक्शन को बहुत ज़्यादा एनर्जी इस पर वेस्ट करना पड़ेगा ताकि वो इनको करीब लाए। फिर एंजाइम सबसेट फॉर्मेशन होगी, फिर उसके बाद अल्टीमेटली प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। इट मीन्स इफ़ एंजाइम्स आर एब्सेंट देन एक्स्ट्रा एनर्जी इज़ नीडेड टू रिमूव सॉल्यूशन स्फीयर्स। इसके बरक्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है वहाँ पे क्या होती है कि यहाँ पे एक लोकल माइक्रो एनवायरनमेंट होती है जिनमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड्स यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसके कम्पेयर टू सराउंडिंग डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे जब हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स आएंगे तो इनकी प्रोक्सिमिटी प्रॉपर्ली हो जाएगी और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी थ्रू ES फॉर्मेशन, एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सो हम कह सकते हैं कि सेकंड effect is that if enzymes are present in an enzymatic reaction then proximity of molecules increases। मतलब जब enzymes होंगे तो वहाँ पे वो इन जो molecules है reactants है वो उनकी proximity है, उनकी closeness ज़्यादा होती है। जो हमारे पास लास्ट इफ़ेक्ट है दैट इज़ स्ट्रेन इफेक्ट। स्ट्रेन कहते हैं प्रेशर को। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एज़ पर इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस या एज़ पर इंड्यूस्ड फिट मॉडल कि किसी भी इंजाइमेटिक रिएक्शन में जब हमारे पास सबस्ट्रेट बाइंड होती है तो उससे इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है या ट्रांजिशन स्टेट होती है, तो वहाँ पे डिफरेंट हमारे पास कन्फर्मेशन चेंजेस आती है और हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन अल्टीमेटली हो जाती है। लेकिन ये कहता है कि हमारे पास जो इंजाइम है दैट इम्पार्ट स्ट्रेन ऑन ट्रांजिशन स्टेट मॉलिक्यूल्स। जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स है इंजाइम उन पे एक स्ट्रेन या एक प्रेशर अप्लाई करती है ताकि वो इनको पुश कर दे, ताकि वो इनको विगोरसली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे और ख़ुद अपने वापस जो नेटिव कन्फर्मेशन था उसका उसी में वो रिटर्न हो जाए। मतलब ये है कि हमारे पास किसी भी रिएक्शन में अगर एंजाइम्स एब्सेंट है तो वहाँ पे ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है या एक ट्रांजिशन स्टेट है तो इससे स्ट्रेन नहीं होगी, स्लोली ये हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें हम देखें तो इसमें एंजाइम है, तो एंजाइम में क्या होती है कि जब ये रिएक्शंस मिल जाएंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अल्टीमेटली ट्रांजिशन स्टेट होती है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं इन पे एंजाइम एक स्ट्रेन इम्पार्ट करती है ताकि उनको जल्दी मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे और ख़ुद अगेन अपने ये जो नेटिव कन्फर्मेशन वाली जो स्टेट है इस पर बैक हो जाए और अल्टीमेटली प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। सो हमने देख लिया कि हमारे पास 3 ऐसे इफेक्ट्स हैं जो कि एक्सप्लेन करती है कि हाउ एंजाइम्स lower the rate of activation energy by increasing the reaction rate। पहले हमारे पास एंट्रोपी था रैंडमनेस, जब एंजाइम होंगे तो रैंडमनेस क्या होगी, कम होगी और अफेक्टिव कोलिजन्स होंगे। दूसरा हमारे पास था प्रोक्सिमिटी की, जब हमारे पास एंजाइम्स होंगे तो उनकी जो मॉलिक्यूल्स की जो रिएक्टेंट्स की प्रोक्सिमिटी है वो ज़्यादा होगी। और जो तीसरा केस है हमारे पास स्ट्रेन इफेक्ट है कि जब हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट होती है वहाँ पे एंजाइम्स क्या करती है कि जो सबस्ट्रेट है उन पे एक स्ट्रेन एक किस्म की प्रेशर अप्लाई करती है ट्रांजिशन स्टेट में ताकि उनको कन्वर्ट कर दे प्रोडक्ट में और ख़ुद अपने जो ओरिजिनल कन्फर्मेशनल जो स्टेट है जो फॉर्म है उस पर वो रिटर्न हो जाए। सो इस तरह एंजाइम्स हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। होपफुल यू गॉट दिस।